जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। ये थर्ड आपका क्लास होगा इकोनॉमिक्स के सीरीज में, ठीक है। कंसाइज एंड कंसेप्चुअली हम एक चीज अगेन हमेशा आते हैं, हर वीडियो में हम कहते हैं कि देखिए अगर हम इकोनॉमिक्स का बात करें तो खुद में ये कितना बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, कि अगर इसको आप टू द पॉइंट अगर आपने से नहीं पढ़ा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा, तो आपको 2.5 महीना कम से कम इसको एब्जॉर्ब करने में लग जाएगा। चीजों को समझना, उन चीजों को याद करने में 2 से 2.5 महीना आपको इजीली लग जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है सर? तो करना ये है कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है इसी टॉपिक को आपको पढ़ना है, इसको आपको रिवीजन करना है। अगर 8 क्वेश्चन आएंगे तो 6 क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी का पूरा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हमने आपको करवा दिया, क्योंकि अगर 12 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी होंगे, उसका प्लेलिस्ट नीचे है। टू द पॉइंट कंसाइजली और कंसेप्चुअली पूरा मैंने ज्योग्राफी आपको करवाया, उसको आप जरूर फिनिश कर ले। YouTube पे पूरा ड्रीम दोस्ती एक ऐसा चैनल जो पूरा का पूरा ज्योग्राफी आपके सामने रखा है और बहुत ही शिद्दत से आपके सामने रखा है। स्टार्ट करते हैं। एक और चीज तो ज्योग्राफी हो गया, ये आप इकोनॉमिक्स और साइंस के लिए हमेशा स्टेटस पे क्वेश्चन डल रहे हैं, तो नीचे लिंक है, उस पे क्लिक करके स्टेटस के क्वेश्चन को भी लिखना है और साइंस को भी आपको पूरा स्ट्रांग कर लेना है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज मैं यहां बताऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, इसका बेहतरीन पीडीएफ आपको श्योर सिलेक्शन ग्रुप में इसका डल जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ने में फोकस करना है और समझने में फोकस करना है। ये देखिए ये 1275 का प्री में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, और ये ऑलरेडी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। उन्होंने बस यहां कुछ चेंजेस किए थे, जैसे कि विद अदर फैक्टर कांस्टेंट, वहां ये चीज नहीं लिखा हुआ था, बस यहां ये लिखा हुआ था द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट इज डिक्रीज बाय, ठीक है, द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीज बाय। तो उसमें क्या होगा, ये डायरेक्टली 1275 का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दरोगा में पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए और जो भी मैं बताऊंगा एकदम कॉमन लाइफ से चीजों को रिलेट करके बताऊंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स अगर हम बुकिश लैंग्वेज में जाएंगे तो ये बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है, समझना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको ग्राफ्स भी पढ़ने और जहां जहां से जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पूरा ग्राफ्स लिया, ठीक है, एक एक ग्राफ को भी मैं समझाते हुए चलूंगा जहां जहां जो जरूरत है। तो बस आप एकदम मेरे साथ रहिएगा पूरा का पूरा, इसको आपको खत्म करके जाना। उसके बाद टॉप 10 क्वेश्चंस भी हम लोग यहां करने वाले हैं, ठीक है। एक और चीज देखिए, इतने लोग देखते हो 7-8 हजार व्यूज जाने पर लाइक आप लोगों का बहुत ही कम रहता है, तो थोड़ा अगर लाइक करोगे तो जो ये इकोनॉमिक्स का जो सीरीज है हमने आपको बोला कि 15 वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, तो वो हम आपको करवा देंगे। तो लाइक अगर देखते हो तो लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ये लो ऑफ डिमांड एंड लो ऑफ सप्लाई मेन टॉपिक है, बट उससे पहले सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, सब क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक इस टॉपिक पे वो हम लोग करने वाले हैं। बट सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि आखिर डिमांड एंड सप्लाई क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आपको इसका अच्छा सा डेफिनेशन पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा। अभी हम लोग समझने में फोकस करते हैं। देखिए जब भी हम इकोनॉमिक्स का बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मार्केट होता है। क्या होता है, मार्केट। और मार्केट में क्या होगा, डिमांड आएगा। अगर डिमांड आता है मार्केट में तो इसको फुलफिल करने के लिए क्या होगा, इधर से आपका सप्लाई आएगा, ठीक है। तो जो भी मार्केट जो बेसिकली रन हो रहा है ये 2 एलिमेंट पे हो रहा है। जो भी आपका बाजार है, ठीक है, वो 2 एलिमेंट पे रन हो रहा है। इवन आपका एक छोटा सा दुकान है, वो भी 2 एलिमेंट पे रन होता है। एक छोटा सा आपका गांव में दुकान है, वो है आपका डिमांड। वो गांव का डिमांड क्या है, उसी हिसाब से वो अपनी दुकान में क्या लाता है, सामान लाता है। ऐसा नहीं है कि वो डिमांड के अगेंस्ट में कुछ लाएगा। जो आपका एक छोटा सा दुकान है उसमें अगर सामान देखोगे तो उसी हिसाब से रहता है जिस हिसाब से आपका डिमांड रहता है। तो मार्केट का जो सबसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बाजार का, वो है एक है डिमांड, और डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, वो है आपका सप्लाई। अब अगर हम लोग कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करें तो कब हम बोलेंगे कि हाँ डिमांड फुलफिल हो गया, ठीक है, या डिमांड क्रिएट करने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है सबसे पहले डिमांड कब क्रिएट होगा। मान लो आपको कोई चीज खरीदना है, आपने प्लान किया कि इस बार दिवाली है, दिवाली से पहले धनतेरस है, धनतेरस के दिन क्या आपको बाइक खरीदना है। आप स्टूडेंट हो, आपको मान लीजिए कोई स्पोर्ट बाइक खरीदना है, आपका अपना ये है, ठीक है। मान लीजिए किसी को अभी दरोगा हो तो मान लीजिए आपको बुलेट ही ज्यादा पसंद है, आपको मान लो बुलेट खरीदना है, तो ये क्या हो गया, आपका डिजायर हो गया। तो सबसे पहले डिमांड क्रिएट करने के लिए आपके अंदर इच्छा आना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका डिजायर हुआ कि मुझे बुलेट खरीदना है, पर डिजायर करने से तो होगा नहीं, पॉकेट में क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए पैसा। दैट मींस जो सेकेंडरी चीज आता है वो है आपके पास मनी, ठीक है, और मनी के साथ साथ टाइम, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ मनी भी रहने से नहीं होगा, आपके पास प्रॉपर टाइम निकाल के आपको वहां जाना होगा, उन चीजों को आपको खरीदना होगा। तो डिमांड क्रिएट करने के लिए 3 चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिजायर, दैट मींस इच्छा आपके पास होना चाहिए। अगर इच्छा है तो 2 चीज और आपके पास होना चाहिए, मनी और टाइम। जैसे ही ये तीनों चीज मिलेगा आपका डिमांड जो है आपका क्रिएट हो जाएगा और मार्केट में डिमांड चला जाएगा। आप फोन कर दोगे कि धनतेरस के दिन मुझे क्या लेना है, बाइक लेना है, और आपका डिमांड क्रिएट हो गया, ठीक है। तो डिमांड कहां गया, मार्केट में गया। अब इस डिमांड को क्रिएट जब हो गया है तो क्या करना पड़ेगा, उसको सप्लाई करना पड़ेगा, और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, फिर सप्लाई का जो कांसेप्ट आता है मार्केट में आता है। और सप्लाई कौन देगा, तो जो सेलर होगा, जो विक्रेता होगा, ठीक है। अब एक चीज बस छोटा सा चीज आपको यहां समझाते हैं। देखो जो सेलर है, ठीक है, इसके पास क्या होगा, स्टॉक होगा। मान लो 100 है इसके पास, उसने 30 आपके एरिया में भेज दिया, तो जो उसने 30 भेजा है 100 में, क्योंकि 100 में उसने 30 भेजा, 30 बाइक आपको 30 बुलेट आपके एरिया में भेज दिया, तो स्टॉक उसके पास क्या था, 100 था। स्टॉक 100 था, सप्लाई उसने कितना किया, 30 किया। तो जो सप्लाई जो कर रहा है ये क्या है, आपका डिमांड को ये फुलफिल करेगा। और इस 30 में भी जितना सेल हो जाएगा तो सेल हो जाएगा, जरूरी नहीं कि उसने 30 भेजा तो 30 सेल ही हो जाएगा। तो ये था मार्केट। मार्केट का 2 एलिमेंट है, एक है डिमांड, एक है सप्लाई। डिमांड जब मार्केट में भेजा जाता है तो उसको फुलफिल करने के लिए सप्लाई आता है, ठीक है। अगर हम लोग डिमांड का बात करें तो डिमांड तभी कंप्लीट हो पाएगा जब आपका डिजायर होगा, मनी होगा, टाइम होगा, ठीक है। बेसिक था, बाकी इसको इससे ज्यादा आपको समझना भी नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डायरेक्टली हम जंप करते हैं, लो ऑफ डिमांड एंड लो ऑफ सप्लाई। पूरा YouTube चैनल पे आप देखिए ना, जब ये 1275 का प्री हुआ था, सिर्फ ड्रीम डोज एक ऐसा चैनल था जो कंफर्म होके इस क्वेश्चन जो आया हुआ था उसको क्वेश्चन का हमने आंसर बताया था कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और हमने जो पढ़ाया था वहां से, ठीक है, जितने क्वेश्चन थे सब थे, बस एक न्यूमेरिकल्स नहीं था। ये मैं बार-बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि हो सकता है आपको लगता होगा कि सर क्या ही बोल रहे हैं, पर जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, जो हो चुका है उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूं, फिर से हिस्ट्री रिपीट होने वाला है। अब देखिए लो ऑफ डिमांड क्या कहता है, लो ऑफ डिमांड ये कहता है, ठीक है। अब एक चीज मैं सिंपल आपको समझाता हूं, डिमांड जो होता है ना, डिमांड ये किसके साइड से क्रिएट किया जाता है, तो आपका क्रेता की तरफ से, मतलब खरीदार की तरफ से, दैट मींस कंज्यूमर। ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। और जो आपका लो ऑफ सप्लाई, सप्लाई कौन करेगा, सेलर करेगा, तो ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, ठीक है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए लो ऑफ डिमांड, ठीक है, लो ऑफ डिमांड क्या बोलता है, ठीक है, मांग का नियम क्या बोलता है। देखिए लो ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लो ऑफ डिमांड ये बोलता है कि इसको मैं ग्राफिक तरीके से भी समझाऊंगा, समझो। लो ऑफ डिमांड सिंपल ये चीज बोलता है कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, उस चीज का डिमांड कम होगा। याद रखिए हमने क्या बोला, जैसे जैसे किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा उस चीज का डिमांड जो होगा वो घटेगा, ठीक है। और जैसे ही किसी चीज का प्राइस घटेगा उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। दैट मींस आपको बस इतना याद रखना है कि लो ऑफ डिमांड ये बोलता है कि जैसे किसी चीज का प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, और जैसे ही किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि बिग बिलियन डेज हुआ था, उसमें बहुत लोगों ने बहुत चीज शॉपिंग किया हुआ, पर कुछ समय के लिए क्या था, आपका फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेज़न हो, चीजों का प्राइस क्या हो गया था, डाउन हो गया था। तो जैसे ही प्राइस डाउन हुआ सब लोगों ने बिग बिलियन डेज में क्या हुआ, डिमांड एकदम बढ़ गया, सब लोग चीज खरीदने लगे तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो बस इतना याद रखना है कि जो लो ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लो ऑफ डिमांड ये बोलता है, ठीक है, लो ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर मैं यहां क्वांटिटी लिख देता हूं, Q1 क्वांटिटी मतलब जो आप सामान खरीदोगे, Q2 Q3, ठीक है, और यहां मैं लिख देता हूं P1 प्राइस, P1 P2 और P3। ये क्या बोलता है लो ऑफ डिमांड, कि जैसे ही, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा क्या होगा, आपका क्वांटिटी घटेगा। दैट मींस जैसे प्राइस बढ़ेगा आपका डिमांड क्या होगा, घटेगा। तो इसका जो आपका ग्राफ जो आता है कुछ इस तरीके से आता है। मान लीजिए P1 है, P2 है, P3, ये प्राइस बढ़ रहा है ऊपर,
ठीक है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है। और ये क्या क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब जो सामान आप खरीदते हो, ये डिमांड बढ़ रहा है ऐसे। अब सिंपल देखो, अगर मैं बोलता हूं कि अगर ये प्राइस देखो, ये प्राइस है यहाँ, प्राइस सबसे हाईएस्ट था, यहाँ था प्राइस P1 पे था, तो क्वांटिटी क्या सिर्फ Q1 लिया, ठीक है, सिर्फ Q1 मतलब छोटा। जैसे ही देखो P2 पे आया, मतलब प्राइस थोड़ा नीचे घटा, ठीक है, ये P1 P2 P3 ये प्राइस बढ़ रहा है। मैं ऊपर एरो दिखाऊंगा ना तो प्राइस बढ़, देखो जैसे समझा रहा हूं ना, एकदम बच्चों की तरह समझा रहा हूं, ठीक है। देखो तो प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ रहा है P1 P2 P3, और ये क्या है डिमांड, डिमांड मतलब क्वांटिटी जो लोग खरीद रहे हैं, तो Q1 Q2 Q3, ठीक है। देखो तो ये ऊपर वाला P2 है, P2 है, देखो ये है प्राइस P2, तो P2 पे आया, थोड़ा प्राइस घटा तो फिर से क्या हो गया, क्वांटिटी Q2 पे आ गया, मतलब थोड़ा क्वांटिटी भी बढ़ गया, 2 पे आ गया। अब देखो प्राइस क्या होगा, P1 पे आ गया, P1 पे आ गया तो आप देखो यहाँ क्या होगा, Q3 पे आ गया। तो यही है, आपको अच्छे से याद रखना, ये किसका ग्राफ हमने बनाया, लो ऑफ डिमांड का बनाया। लो ऑफ डिमांड का ये ग्राफ आप देख रहे हो, जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी इस पे क्वेश्चन अभी फॉर्म होगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या हो रहा है आपका घट रहा है, इधर आ गया। देखो जैसे कि P3 था, ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका, ठीक है, P2 था तो थोड़ा फिर और बढ़ गया, P3 था तो थोड़ा और बढ़ गया। ये चीज आपको समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो ये था आपका क्या था, लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, अब इसको सप्लाई मतलब लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, अब ये हम देखेंगे। सेलर मतलब जो सेल करता है, सप्लाई मतलब क्या, जो सेल करता है, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, ठीक है, सप्लाई का नियम जो है आपका क्या कहता है, तो सप्लाई का नियम ये कहता है, ठीक है, कि जितना, ठीक है, प्रोडक्ट का जो है प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा। अब सिंपल सा समझ, अगर मान लो आप एक दुकानदार हो, यहां तो आप खरीदार थे, लो ऑफ डिमांड, डिमांड कौन क्रिएट करेगा, पॉइंट दिमाग में रखोगे, डिमांड कौन क्रिएट करेगा, तो कंज्यूमर क्रिएट करेगा। कंज्यूमर क्या देखेगा, प्राइस देखेगा, जैसे प्राइस इंक्रीज होगा वो कम खरीदेगा। बट यहां सेलर है, यहां क्या होगा, यहां जस्ट इसके उल्टा होगा, यहां क्या करेगा, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा वो सप्लाई और ज्यादा करेगा। क्योंकि मान लो अगर कोई चीज ज्यादा में बिक रहा है, केला ही बेचने वाले, ठीक है, और केला का दाम बढ़ गया तो आप चाहोगे जब दाम बढ़ा रहा था ज्यादा से ज्यादा मैं सेल करूं। तो जो सेलर है, सेलर मतलब सप्लाई, सेलर क्या करेगा, जैसे ही किसी चीज का दाम ज्यादा बढ़ेगा वो ज्यादा से ज्यादा सेल करेगा। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, देखिए यहां P1 है, यहां P2, यहां P2 है और यहां P3, ये क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ क्या है, Q1 है, Q2 है, Q3। अब इसका कैसे होगा, ध्यान दो, इसका जो होगा ये होगा स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, देखिए अगर प्राइस P1 है तो Q1 मिलेगा, प्राइस P2 हो गया तो Q2 मिलेगा। मतलब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा आपका सप्लाई क्या होगा, बढ़ते जाएगा। P1 पे प्राइस था, प्राइस थोड़ा कम था तो बस Q1 सप्लायर ने सप्लाई किया, मतलब एक ही केला बेचा। जैसे ही प्राइस और बढ़ गया तो क्या होगा, उसने 2 केला बेचना चालू कर दिया, ठीक है। फिर से प्राइस 3 हुआ तो क्या हुआ, वो एक और केला बेचना हो गया। तो ये जो ग्राफ आ रहा है ये किसका ग्राफ आ रहा है, आपको याद रखना है, ये जो ग्राफ आ रहा है ये लॉ ऑफ सप्लाई का आ रहा है। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड, ये है लॉ ऑफ सप्लाई, ये है लॉ ऑफ डिमांड, ये है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा कमोडिटी का, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा किसी गुड्स का, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा किसी सामान का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका डिमांड जो है घट जाएगा। तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस और डिमांड में क्या बोला, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। बट इसमें सप्लाई में क्या होगा, सप्लायर आप दुकानदार हो, क्या होगा, मान किसी चीज का सामान बिक गया। इसका मतलब एक बहुत बड़ा कॉमन लाइफ एग्जांपल मैं बताऊं आपको, सिंपल सोचो, आपने देखा होगा काला बाजार, क्या का प्याज का काला बाजार, आपने सुना है, प्याज का दाम बढ़ जाता है, ठीक है, और जो स्टॉक में रखे होते हैं तब प्याज फिर निकाल के बेचते हैं, वो काला बाजार है। तो किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो कर रहा है। क्या हुआ, पहले P1 था, ठीक है, P1 इतना प्राइस था तो 1 किलो प्याज बेचता था, प्याज बचा के रखा। जैसे P2 पे आया, ठीक है, प्राइस और बढ़ गया तो अब क्या, वो ज्यादा और निकाल दिया सप्लाई, 2 केजी बेचने लग गया मार्केट में। और जैसे P3 पे पहुंचा तो क्या हो गया, वो Q3 3 किलो फिर अपना स्टॉक में से निकाल के, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ा आपका क्या हो गया, आपका वो सप्लाई भी ज्यादा करने लग गया। तो यहां जो आपको याद रखना है, यहां प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई, यहां डायरेक्ट रिलेशन होता है। यहां प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, यहां प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स और डायरेक्ट। समझ में आया। अब देखिए इसको वही चीज यहां बताया हुआ है, ये डिमांड कर्व है, आपको याद रखना है, ये डिमांड कर्व है, ठीक है, और ये आपका सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई को बता रहा है, ये लॉ ऑफ डिमांड को बता रहा है, ठीक है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये वाला, देखिए जब भी आपका ध्यान रखना है कि जब भी आपका डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, आप डायरेक्टली पॉइंट याद होगा, हमने आपको लिख दिया, जब भी आपका डिमांड बढ़ेगा तो जो आपका ये जो लॉ ऑफ डिमांड का जो ये कर्व है, जो मैंने आपको कर्व बनाया है, ठीक है, वो कर्व क्या होगा, राइट की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी डिमांड आपका बढ़ेगा, तो देखो Q1 Q2 Q3 फिर से Q4 आएगा तो फिर ये यहां आ जाएगा, Q5 आएगा तो फिर से यहां आ जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड में, डिमांड कर्व में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा आपका क्या होगा, जो आपका कर्व है वो राइट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा। बट जैसे जैसे डिमांड घटेगा वो क्या होगा, वो लेफ्ट शिफ्ट होगा, ये इधर आने लगेगा, ये इधर आने लगेगा, ये इधर आने लगेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, इसको मैंने अच्छे से समझाया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा आपका जो डिमांड कर्व है वो कहां होगा, राइट की तरफ जाएगा, राइट, ये राइट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। और जैसे ही, ठीक है, आपका डिमांड घटेगा वो लेफ्ट की तरफ आएगा। सिंपल मैंने अभी समझाया, यहाँ Q1 मान लो, ये Q2 मान लो, ये Q3 मान लो, ठीक है। तो जैसे देखो डिमांड बढ़ा तो पहले था डिमांड यहाँ था तो इतना में था ये, फिर से डिमांड इधर आ गया, फिर डिमांड इधर आ गया, फिर डिमांड Q4 Q5 Q6। तो डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगा, याद रखिएगा, डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगा आपका जो डिमांड कर्व है वो राइट शिफ्ट होगा, और जैसे जैसे डिमांड घटेगा वो लेफ्ट शिफ्ट होगा। वही अगर हम लोग इसका बात करें, ठीक है, कि जैसे जैसे आपका सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे आपका सप्लाई बढ़ेगा ये क्या होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड, ये देखो इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से बाहर की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे आपका सप्लाई कम होगा वो इनवर्ड आएगा, ये अंदर की तरफ ग्राफ बनेगा। समझ में आया, क्योंकि मैंने ये चीज आपको समझा दिया। तो ये था आपका लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुड्स से कितने तरीके के आपके सामान होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है, चाहे लॉ ऑफ सप्लाई है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है। अब ध्यान से देखना, देखिए जो भी हम डिमांड का बात करते हैं तो बहुत चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिमांड पहला तो प्राइस पे भी डिपेंड करेगा, उसके बाद ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि मुझे क्या पसंद है, ठीक है। अब मुझे बुलेट पसंद नहीं है तो उसका अगर दाम कम भी गया है तो मैं बुलेट नहीं लूंगा, जरूरी है क्या, नहीं लूंगा भाई, मुझे पसंद ही नहीं है वो बाइक, ठीक है। तो आपका चॉइस ऑफ प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। बट याद रखिएगा जब भी लॉ ऑफ डिमांड पे क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखना है कि जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा आपका डिमांड घटेगा, बाकी चीज को आपको इग्नोर कर देना है। बट डिमांड किस चीज पे डिपेंड हो सकता है उस पर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। नहीं लगाया क्या, कोई बात नहीं, पीडीएफ में लगाया हुआ है। देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूं, चलो डिमांड पे आ जाते हैं हम लोग एक बार। चलो इसको मैं एक बार हटा देता हूं, ठीक है। देखो अगर हम लोग डिमांड का बात करते हैं तो बहुत चीज पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला तो आपका चॉइस ऑफ प्रेफरेंस, मतलब ये लिखा हुआ भी आएगा आपका चॉइस क्या है। जरूरी नहीं है कि किसी चीज का दाम अगर घट गया है तो मैं वो चीज खरीदी हूं, क्योंकि मेरा चॉइस ऑफ प्रेफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो चॉइस ऑफ प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, ठीक है, पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, उस एरिया का पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। अब मान लो कि कहीं का पॉपुलेशन ही बहुत कम है और वहां अगर प्राइस भी डिक्रीज हो गया तो खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, तो पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है।
तो इस तरीके का 2-3 और कारक हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा लिखा हुआ। बट आपको हमेशा एक चीज आपको याद रखना कि लॉ ऑफ डिमांड जब आप क्वेश्चन के फॉर्म में देखोगे तो जितना भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, जितना भी मैंने आपको चीज बताया है, लॉ ऑफ डिमांड उसको एक्सक्लूड करके आपको फॉलो करना। मतलब जब लॉ ऑफ डिमांड लगाएंगे तो चॉइस ऑफ प्रेफरेंस हो गया, पॉपुलेशन हो गया, गवर्नमेंट का जो रूल एंड रेगुलेशन आता है उस पर भी डिपेंड करता है, प्लस आपका उस पर भी डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है। अभी बोलोगे ये सर ये चीज कैसे? देखो ये सब कुछ पॉइंट्स है, जैसे चॉइस, आपका चॉइस क्या है उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, उस एरिया का पॉपुलेशन क्या है उस पे भी डिपेंड करेगा, और फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन। जैसे कि देखो मान लो कि आप सिंपल सा मान लो कि आज, ठीक है, आज मान लो कि पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन एक न्यूज आ गया है कि 5 दिन आगे पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, तो अब क्या होगा? दाम बढ़ा हुआ है तभी भी लोग पेट्रोल खरीदेंगे, तो ये क्या होता है? ये फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन है। तो इसमें भी क्या है, ये डिमांड वाला चीज काम करता है। तो कुछ है पॉइंट्स, ठीक है, जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके बाद एक चीज आपको पढ़ना है, जैसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो है आपका, एक मिनट रुकिएगा, आई थिंक यहां टाइप्स ऑफ गुड, ठीक है। अब ये देखिए, यही मैं आपको बता रहा था, ठीक है। देखिए कौन सा ऐसा चीज है जो डिमांड को इफेक्ट करता है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला उसका, जैसा कि मैंने बताया, वस्तु का कीमत कितना है वो डिमांड को इफेक्ट करेगा, मांग को इफेक्ट करेगा, ये तो सिंपल है, लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको समझाया। आपके बाद उसके बाद इनकम कंज्यूमर का इनकम क्या है। मान लो किसी चीज का दाम घट गया, आईफोन का दाम मान लो 10% घट गया, तभी भी वो 40-50 हजार का मिला है, तब मेरा उतना इनकम ही नहीं है, तो मैं कैसे खरीदूंगा आईफोन? तो इनकम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस। अब मैं वही चीज, अगर मुझे बुलेट नहीं पसंद है, मान लो बुलेट का दाम कम भी गया, तो लॉ ऑफ डिमांड यहां फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। मान लो कि कल मान लो कि 5 दिन पेट्रोल नहीं होगा, आज पेट्रोल ज्यादा भी है तो क्या होगा, ज्यादा दाम भी तो क्या होगा, लोग खरीदना चाहेंगे उस चीज को। तो एक्सपेक्टेशन और पॉपुलेशन, तो ये कुछ पॉइंट है जो डिमांड को इफेक्ट करता है। बट मैं फिर से कहता हूं, जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो वहां डिमांड का में बस एक ही चीज आपको याद रखना है कि प्राइस अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो आपका डिमांड क्या है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड आपका घटेगा, ठीक है। अब कुछ चीजें जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहां करवा देता हूं। वो है आपका कुछ गुड्स, ठीक है, कुछ वस्तुएं के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि प्रतिस्थापन वस्तु क्या होता है, ठीक है, मनार्थ वस्तु क्या होता है, समन्वय वस्तु क्या होता है, इंफीरियर गुड्स क्या होता है और गिवन गुड्स क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला आपका सब्स्टिट्यूशन गुड्स, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आपको समझ के रखना है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं सब्स्टिट्यूशन गुड का। देखिए सब्स्टिट्यूशन गुड मतलब क्या है, अगर आपको मैं दो चीज लिखता हूं, ठीक है, बहुत लोग टी पीते हैं, ठीक है, बहुत लोग टी पीते हैं, तो हो सकता है टी का अगर दाम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लोग क्या होंगे, कॉफी की तरफ शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे, कॉफी की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो एक की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, ठीक है, एक की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट, मतलब चाय की जगह कॉफी आ गया, तो क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन गुड हो गया। तो जहां एक की जगह दूसरा चीज यूज किया जा सकता है तो वो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन गुड्स होता है, ठीक है। दूसरा आपका कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री तो आपने पढ़ा ही होगा मैथ्स में। कंप्लीमेंट्री गुड्स मतलब ऐसे गुड्स होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के, ठीक है, पूरक है, आप समझो, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे कि पेट्रोल और कार, मतलब एक दूसरे के बिना ये चल ही नहीं पाएंगे, तो ये क्या हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है, मनार्थ पूरक, ठीक है, मतलब वो एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक नहीं रहेगा तो दूसरा भी नहीं रहेगा, एक का दाम बढ़ेगा तो दूसरा का भी दाम बढ़ेगा, एक का दाम घटेगा तो दूसरा का भी दाम। अभी मैं इसको अच्छे से आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद एक नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स क्या होता है, सामान्य, ठीक है। सबसे पहले एक चीज को हम लोग समझते हुए चलते हैं ताकि वो ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे लग रहा है, ठीक है। नहीं तो आप फिर से लोगों को इतना कैसे याद होगा, मैं समझ नहीं आपको याद करवा के जाने वाला हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें सब्स्टिट्यूशन गुड का, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन गुड मतलब एक की जगह जो दूसरा हम लोग यूज कर पाएंगे। जैसे अगर मान लो कि टी का दाम बढ़ गया तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। सिंपल से देखो, मान लो टी है, ठीक है, टी का क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, दाम बढ़ गया, तो इसका डिमांड क्या होगा, डिमांड इसका घट जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर इसका डिमांड घट गया है तो जो सब्स्टिट्यूशन गुड है उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ आपका कॉफी का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। आप हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन गुड्स का हम लोग बात करते हैं तो अगर उसमें किसी का एक का प्राइस अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो दूसरे वाले का क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। एक का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो दूसरे का क्या होगा, डिमांड जो हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, समझ में आया। एक का प्राइस बढ़ जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो फिर माथा घूमेगा आपका। एक का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो उसका डिमांड घट जाएगा, उसका सब्स्टिट्यूशन वाला गुड का क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज हम लोग जो बात करते हैं वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें मैंने आपको क्या बताया, कार और पेट्रोल। अब देखो मान लो कि एक चीज देखो, मान लो कि आपका, ठीक है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका क्या होगा, पेट्रोल का क्या हो जाएगा, डिमांड घट जाएगा। अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिमांड घट जाएगा। तो क्या कार का डिमांड क्या होगा, क्या बढ़ेगा, जैसे कि आपका ये आपका ऊपर वाला सब्स्टिट्यूशन गुड्स में हो रहा है, नहीं, इसका भी डिमांड घट जाएगा। जब पेट्रोल से चलने वाला कार, ठीक है, जब पेट्रोल का दाम ही बढ़ गया तो पेट्रोल का भी डिमांड घटेगा और साथ में आपका कार का भी डिमांड घटेगा। इसके जगह लोग क्या करेंगे, कोई और कार यूज करने लगेंगे। मान लो कौन सा, मान लो अभी ईवी वाला कार आ गया, सीएनजी वाला कार आ गया, बस बट इन दोनों वस्तुओं में अगर देखा जाए तो क्या होगा, कार का डिमांड घट जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक का डिमांड घटा तो दूसरा का भी डिमांड घटेगा। तो ये था आपका एक सब्स्टिट्यूशन, एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा। एक है आपका नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स बस आपको इतना याद रखना है, सिंपल है, ठीक है। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है आपका, नॉर्मल गुड्स में कि जैसे जैसे आपका जो इनकम है या सैलरी है वो बढ़ेगा, ठीक है, आप जो नॉर्मल गुड्स है उसको आप खरीदोगे। जैसे कि आपका सिंपल लाइफस्टाइल हो गया, खाना हो गया, तो याद रखना जो नॉर्मल गुड्स है, ठीक है, ये क्या है, सिंपल आपका, ठीक है, सिंपल आपको याद रखना है कि जैसे आपका प्राइस, आपका सैलरी बढ़ेगा या प्राइस आपके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, आप ज्यादा सामान खरीदोगे, वो सिंपल है, ठीक है। मतलब ज्यादा आपका सैलरी जैसे जैसे बढ़ेगा आपका कंजम्पशन जो होगा आपका नॉर्मल गुड्स का क्या होगा, आपका घटेगा। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है आपका इंफीरियर। नाम से ही पता चला, इंफीरियर मतलब होता है घटिया सामान, ठीक है। तो जैसे कि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स आपको साथ में याद है। नॉर्मल गुड्स जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, ठीक है, आपका क्या होगा, आपका जो कंजम्पशन है, ठीक है, नॉर्मल गुड्स का जो कंजम्पशन, नॉर्मल गुड्स का जो यूज है वो भी आपका बढ़ेगा। चाहे नॉर्मली आपका खाना हो गया, नॉर्मली आपका लाइफस्टाइल हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है। इंफीरियर गुड्स मतलब घटिया गुड्स। तो जैसे ही आपका सैलरी बढ़ेगा, ठीक है, आपका इंफीरियर गुड्स का जो कंजम्पशन है वो आपका घटेगा। क्या होगा, इंफीरियर गुड्स का आपका कंजम्पशन है। मान लीजिए आपका पैसा आपके हाथ में है, तो नहीं खा पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आप नॉर्मल मोबाइल चलाते थे, चाइनीज वाला मोबाइल चलाते थे, जो कि घटिया किस्म का मोबाइल, पर जैसे ही आपका इनकम इंक्रीज हुआ, आप डेफिनेटली एक घटिया सामान को क्या करोगे, आप यूज करना कम कर दोगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, यहाँ प्राइस अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स का जो ग्राफ होगा हमेशा याद रखना, क्वांटिटी अगर और उसका प्राइस का जो होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है, बढ़ेगा इस तरीके से। प्राइस अगर आपका इंक्रीज हो रहा है मतलब आपका सैलरी से कंपेयर करना है, सैलरी अगर आपका इंक्रीज होगा तो आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। बट जो इंफीरियर गुड्स है, याद रखना, सैलरी जैसे जैसे इंक्रीज होगा आप इसका यूज कम कर दोगे, ठीक है। जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज होगा इसका जो होगा इस तरीके से होगा, ठीक है। ये आपका प्राइस ऊपर जा रहा है और ये आपका कंजम्पशन जा रहा है। तो जैसे जैसे प्राइस आपका ऊपर बढ़ेगा आप इंफीरियर गुड्स को क्या कर दोगे, कम यूज करना, खराब घटिया सामान को कम यूज करोगे। तो ये नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ये आपका सब्स्टिट्यूशन और ये आपका कॉम्प्लीमेंट। एक होता है आपका गिवन गुड्स। अभी बस इसमें इतना याद रखोगे, जो गिवन गुड्स होता है बेसिकली इंफीरियर गुड्स का ही टाइप होता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए
जो गिफन गुड्स है, ठीक है, ये क्या है, इंफीरियर गुड्स का टाइप है, बट यहाँ एक एक्सेप्शन याद रखना है कि जो गिफन गुड्स होते हैं, ठीक है, इसमें जितना प्राइस बढ़ते जाता है डिमांड भी उसका उसी हिसाब से, देखो इसको आपने कंफ्यूज मत करना, ठीक है, जहां जैसे बोला बस उतना उसको आपको देखो। गिफन गुड्स में डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि जितना जरूरत होता है, देखो जो गिफन गुड्स होता है ना टाइप्स ऑफ इंफीरियर गुड्स ही होता है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हर गिफन गुड्स जो इंफीरियर गुड्स है, बट हर इंफीरियर गुड्स जो गिफन गुड्स नहीं हो सकता, ठीक है, गिफन गुड्स में बस इतना याद रखना टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स है, बट इसमें कंडीशन ये है कि जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता है डिमांड भी बढ़ते जाता है, बट इसमें क्या है आपका इंफीरियर गुड्स में हम लोग क्या करते हैं, कम यूज करने लगते हैं, ठीक है, हमारा जैसे जैसे सैलरी बढ़ता है हम लोग क्या करते हैं इंफीरियर गुड्स को कम यूज करते हैं, बट यहाँ ये गिफन गुड्स ये क्या एक्सेप्शन है, बस याद रखना गिफन गुड्स क्या है, सबसे पहले तो याद रखना गिफन गुड्स है, यहाँ जितना हमने बताया ये सब जितने भी गुड्स है आपको लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं, बट सिंपल याद रखना जो गिफन गुड्स है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि प्राइस बढ़ता है तो आपका डिमांड भी बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, तो गिफन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है, प्राइस भी बढ़ता है तो आपका डिमांड भी बढ़ता है, ठीक है, इसको और मैं एग्जांपल से समझा सकता हूं, बट अभी आप इतना याद रखो जितना मैंने बताया है, ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। चलिए तो टाइप्स ऑफ गुड आपने पढ़ा, उसके बाद आपने मैं चाह रहा हूं कि कंसेप्चुअली आपको चीजें समझा के जल्दी से क्वेश्चंस पे भी जंप किया। देखिए पहला क्वेश्चन है, इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो आपको दिया था उस पे ये क्वेश्चन देखिए, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मैंने पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मैंने आपको पढ़ाया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य का निर्धारण निम्न में द्वारा होता है, ठीक है, तो जो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें जो है आपका मूल्य का जो निर्धारण होता है किससे होता है, तो मैंने आपको बताया था डिमांड एंड सप्लाई से, किससे, डिमांड एंड सप्लाई, प्लीज इससे पहले वाला वीडियो आप जाके जरूर देखना, ये है आपका दरोगा का क्वेश्चन, ठीक है, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है बट उसमें ये चीज नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, आपको मान के चलना कि जब भी लॉ ऑफ डिमांड का बात करेंगे तो उसको फैक्टर जितना भी उसको इफेक्ट करता है उसको हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, जो कि यहां लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन इजी कर दिया, जो कि एग्जाम में वहां नहीं लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ है अन्य कारक स्थिर है, दैट मींस आपका अन्य कारक जो है कांस्टेंट है, तो इसीलिए बोला कि विद द अदर फैक्टर कांस्टेंट द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड बाय, ठीक है, तो डिमांड जो है एनी प्रोडक्ट का कब डिक्रीज होगा, तो सिंपल मैंने आपको बताया था प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होता है, तो उल्टा रिलेशन होता है, किसमें, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है जो इसका जो कर्व है वो कहां राइट शिफ्ट होते जाता है, तो यहां लिखा है विद अदर फैक्टर कांस्टेंट द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट इज डिक्रीज, ठीक है, तो विद अदर फैक्टर कांस्टेंट द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट का डिमांड कब डिक्रीज होगा, जब उसका प्राइस इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, बाकी सब चीज कांस्टेंट मान के चलना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का बोला एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, देखिए मिल्क एंड शुगर में कोई बात ही नहीं है, शुगर एंड कॉफी कोई मतलब ही नहीं है, टी एंड कॉफी क्या एक सब्स्टिट्यूट गुड है, ये चीज आप समझ सकते हो, ठीक है, एक दूसरे को हटा सकता है। अब एक वर्ड आता है यहाँ क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ये वर्ड याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना जो क्रॉस इलास्टिसिटी जो होता है, ठीक है, आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि एक की जगह दूसरा आ जाता है, ठीक है, एक की जगह दूसरा आ जाता है, तो हमेशा याद रखना क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन द पेट्रोल एंड कार, ठीक है, पेट्रोल एंड कार जो होगा ये क्या होगा, पेट्रोल एंड कार, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन पेट्रोल एंड कार, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव में जाता है तो वो भी नेगेटिव में आपका चला जाता है, बट आपको याद रखना है कि क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है, अगर मैं बात करूं क्रॉस इलास्टिसिटी, अगर मैं बात करूं किसके लिए, आपका देखो ये जो मैंने आपको समझाया था, यहां जो मैंने आपको समझाया था दो गुड्स के बारे में आपको समझाया था, ठीक है, एक है आपका सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है, और एक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो था आपका कार वाला था, कार और पेट्रोल, तो याद रखना कि सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, जो होता है इसके लिए क्या होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, याद रखना, ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो एक का दाम अगर बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है, इसमें तो पॉजिटिव यहां दिख रहा है, दूसरे के लिए पॉजिटिव हो जाता है, पर इसका क्या, एक का प्राइस अगर बढ़ता है तो दूसरे का भी क्या होता है, नेगेटिव में चला जाता है, तो ये नेगेटिव होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, यही चीज यहां पूछा गया था। देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन क्रॉस कार और इसमें क्या था, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था, क्या था, पूरक था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, अगर यही सब्स्टिट्यूट गुड्स रहता, दैट मींस अगर कॉफी और टी रहता तो ये पॉजिटिव हो जाता। उसके बाद आप देखिए लॉ ऑफ डिमांड, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए लॉ ऑफ डिमांड शोज द रिलेशन, सिंपल है, लॉ ऑफ डिमांड जो है, ठीक है, डिमांड लॉ ऑफ डिमांड जो इसमें क्या बेसिकली किसके बीच में आपका रिलेशन दिखाता है, ठीक है, तो देखिए क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है, और इनकम का कोई बात नहीं, आपको मैंने बताया इनकम एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी, नहीं इनकम एंड प्राइस नहीं, इनकम एंड प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, तो क्या प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ये आपको याद रखना, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई में प्राइस के बीच में और क्वांटिटी के बीच में हम लोग क्या निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं, तो प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है। उसके बाद आपका लॉ ऑफ डिमांड इंप्लाइज दैट व्हेन दिस इज एक्सेस डिमांड फॉर ए कमोडिटी, ठीक है, द प्राइस, ये कमोडिटी नहीं होगा, ये कमोडिटी होगा, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड इंप्लाइज दैट व्हेन दिस इज एक्सेस डिमांड ऑफ कमोडिटी, मतलब सिंपल क्वेश्चन हिंदी में अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो बोल रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड इंप्लाइज दैट व्हेन दिस इज एक्सेस डिमांड, मतलब डिमांड जो होगा एक्सेस कब होगा, डिमांड कब एक्सेस होगा, ठीक है, मांग कब ज्यादा होगा, जब कमोडिटी का क्या हो जाएगा, प्राइस जो हो जाएगा घट जाएगा, तो ये खोजो अब देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन द सेम, प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज, क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी फॉल, तो सिंपल है आपका यहां पूछा मांग के नियम का तात्पर्य ये है कि जब भी किसी वस्तु की ये अतिरिक्त मांग होती है, वस्तु की अतिरिक्त मांग कब होगा, जब वस्तु की कीमत क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु की कीमत में समान रहती होगा नहीं, वस्तु की कीमत बढ़ती है तो बढ़ेगा, तो फिर से डिमांड क्यों बढ़ेगा, डिमांड घट जाएगा, और वस्तु की मांग की मात्रा घटती है, वस्तु की कीमत गिरती है तब डिमांड बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद डिमांड कर फॉर डिपेंड गुड्स, डिपेंड गुड्स का मैंने क्या बताया था, आउटवर्ड, मतलब डिपेंड गुड्स क्या होता है, डिपेंड गुड्स क्या जो आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता है, जैसे ही आपका प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगा, तो ये क्या होता है आपका डिपेंड गुड्स होता है, ठीक है, तो यहां है, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि गिवन माल के लिए मांग का वो क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, अपवर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद इफ द प्राइस ऑफ ए टी फॉल, डिमांड फॉर कॉफी, मैंने अभी बताया था कि अगर टी का, ठीक है, प्राइस अगर बढ़ता है तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिमांड किसका बढ़ जाएगा, तो कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है और इन लोगों के बीच में इलास्टिसिटी क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी, तो पॉजिटिव होता है। डिमांड इज हमेशा याद रखना, डिमांड जो है बेसिकली एक फ्लो कांसेप्ट है, मतलब डिमांड जो है मांग जो है ये प्रवाह अवधारणा है, फ्लो कांसेप्ट है, बोलो क्यों, देखो जब से हम लोग जन्म लेते हैं, जब से हमारा आंख खुलता है तब से ही हम लोग कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा आंख खुलता है, ठीक है, तो हम दूध का डिमांड करते हैं, जैसे जैसे फिर स्कूल जाते हैं किसी और चीज का डिमांड बढ़ते ही जाता है, जैसे जैसे हम तो डिमांड हमेशा याद रखना फ्लो कांसेप्ट है, इवन सप्लाई भी जो है हम लोग फ्लो कांसेप्ट ही मानते हैं उसको, तो डिमांड एंड सप्लाई क्या फ्लो कांसेप्ट है। अब ये देखिए इफ देयर इज ए डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स द डिमांड, ठीक है, क्या बोला है, इफ दी एक मिनट if there is a decrease in price of x, ठीक है, decrease in the price of x, the demand of y is also decrease, then x and y are, अब ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, आप देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करो, क्या बोला है, if यदि x की कीमत में कमी हो तो x का कीमत में अगर कमी होता है, ठीक है, x का कीमत में अगर कमी होता है, ठीक है, तो x का क्या हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगा, मतलब x का अगर प्राइस में डिक्रीमेंट आता है, घटता है इसका प्राइस, तो x का डिमांड में क्या होगा, इंक्रीमेंट आ जाएगा, तो इसमें y पे क्या फर्क पड़ेगा, तो y की मांग भी कम हो जाती है, ठीक है, तो यदि x की कीमत में कमी होता है तो y की मांग में भी कमी हो जाता है, तो y का मांग में भी कमी हो जाता है,
ठीक है। तो पूछा है कि एक्स एंड वाई जो है किस तरीके का वस्तु है, तो मैंने अभी आपको समझाया था क्या ये सब्स्टिट्यूट गुड है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट गुड है, क्या ये इंफीरियर गुड है। इंफीरियर ये सब तो मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए होंगे ये तो होगा ही नहीं, आइदर ये सब्स्टिट्यूट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड तो होगा नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, अगर एक्स का प्राइस अगर घट जाता, ठीक है, तो एक्स का प्राइस अगर घट जाता, ठीक है, तो एक्स का डिमांड क्या हो जाता, बढ़ जाता, और y का डिमांड घट जाता। तो यहां क्या बोला कि यदि x की कीमत में कमी हो तो y की मांग में भी कमी हो जाता है, मतलब इसका मांग में भी क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये किस टाइप का आपका वस्तु है, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे मैंने बताया था आपका कार और पेट्रोल, तो ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, इंफीरियर गुड्स क्या है, डिफरेंट गुड्स क्या है, ठीक है। बस इतना आपको इसमें करना है, बाकी जो भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं वन लाइनर फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा। टर्म जो मुझे समझाना तो मैंने समझा दिया, ग्राफ भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एक लास्ट में चीज आपको समझा देता हूं, ठीक है। एक ग्राफ देखिए, इंफीरियर गुड्स का हमने यहां बात किया था, ठीक है। तो देखिए इंफीरियर गुड्स का वही कर, देखिए इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, इस तरह इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। और जो नॉर्मल गुड्स जो होता है, ये जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा ये क्वांटिटी बढ़ता है, ठीक है। तो यही चीज है, जो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आप ज्यादा, मतलब आपका इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा, गुड्स का मैं बात करूं, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे और आपका जो कर्व है राइट शिफ्ट होगा। बट इंफीरियर में मैंने क्या बताया, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आप क्या करोगे, इसका यूज कम करोगे, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये लेफ्ट में आएगा, याद रखना इंफीरियर गुड्स के लिए, ठीक है। जो डिमांड का जो कर्व होगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, बट जो नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये भी चीज याद रखना। तो मैंने ऐसे मैंने समझा दिया, ठीक है। और देख लेते हैं अगर कोई कर्व मुझे समझाना है तो, बाकी मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, ठीक है। तो चलिए ये था आज का क्लास, प्लीज बताइएगा आपको कैसा लगा, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स। बाकी मैंने जो कर्व अच्छे से समझाया उसको आप याद कर लीजिएगा, और जो पीडीएफ दिया जाएगा उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टडी वेल स्टडी हार्ड, प्लीज आप लोग